हम लोग ये जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इस चैप्टर में हमको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से विशेष अदर कॉन्स्टिट्यूशन को भी पढ़ना है। ये हमारे पार्ट का सिलेबस का पार्ट है। तो स्वाभाविक है कि पूरा सिलेबस तो पूरा कुछ तो पढ़ ही नहीं सकते कि हम अमेरिका का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जाए, इंग्लैंड का पूरा पढ़ते जाए। तो एक ब्रीफ ओवरव्यू आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो न्यूज में जब कुछ आए कभी तो उस पर ध्यान दीजिएगा, और खासकर आपके जो मेंटर हैं, जो टीचर हैं, उनको रेगुलर आपके टच में रहना चाहिए। कोचिंग में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मेंटर या टीचर टच में नहीं रहते हैं। वो अपने, एक तो टीचर का लिखा हुआ किताब नहीं होता है, तो टीचर को पता भी नहीं रहता कि कौन किताब बच्चा पढ़ रहा है। वो तो कोई किताब बता देते, नहीं तो बोलते कोचिंग का नोट्स पढ़ लो, और उनको खुद नोट्स नहीं पता रहता टीचर को हमारा नोट्स क्या है। तो किताब से कैसे जोड़ेंगे? तो बच्चों को खुद ही इवॉल्व करना पड़ता अपना मेथड। यहाँ आपके साथ एक अच्छी बात है कि यू आर हैविंग द सेट ऑफ बुक्स जो फिक्स्ड है। न्यूज़पेपर हम आपको बताएंगे और हम आपको किताब से जोड़ेंगे कि इसके साथ ये भी क्वेश्चन लिखना है आपको। एक बार बुक खत्म करने में 8 महीना से ज्यादा नहीं लगता है। 8 मंथ इज मोर देन एनफ। लाइक पॉलिटी में दे आर 61 चैप्टर, कितना टाइम लगेगा भाई? एक दिन में 4 चैप्टर तो पढ़ ही लोगे आराम से। 15 दिन में पॉलिटी खत्म हो जाता है। फिर करना क्या है? न्यूज़पेपर से जोड़ते रहना है इसको और लिखते रहना है डेली। हो गया। 8 घंटा से ज्यादा पढ़ना ही नहीं जब तक एग्जाम ना निकल जाए, काम हो जाता है। ठीक है ना। तो इन द सिमिलर वे हिस्ट्री में कितना है भाई? तो 72 चैप्टर्स है। एक दिन में आराम से 3 चैप्टर पढ़ सकते हैं, तो 24 दिन में हिस्ट्री खत्म हो जाता है। बात समझे कि नहीं? फिर जोड़ते रहिए। हिस्ट्री में तो ज्यादा जुड़ता भी नहीं न्यूज़पेपर से, हिस्ट्री एंड कल्चर में। तो ज्योग्राफी में कितने हैं? 75 चैप्टर्स है, वो भी आपको 25 दिन में खत्म हो जाता है। जोड़ लीजिएगा। 8 महीना में पूरा यूपीएससी का सिलेबस फाउंडेशन पार्ट ओवर। अब फिर न्यूज़पेपर से जोड़ते जाइए, मैगजीन पढ़ते जाइए, हो गया। तो बहुत ज्यादा नहीं है टफ, खाली एक स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चंस, जैसे डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ कॉलेजियम सिस्टम इन इंडिया, examine the advantage and disadvantage of the system of appointment of judges of Supreme Court of India and that of the USA। न्यूज़पेपर में आया है। वो यूएसए का तो कॉलेजियम सिस्टम हम जानते नहीं है, जज अपॉइंटमेंट हम जानते नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर में आया। दैट्स व्हाई दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द प्रेसिडेंट पावर्स टू पार्डन इन इंडिया एंड दैट ऑफ यूएसए। सेम टॉपिक यही है कि प्रेसिडेंट जो है किसी को पार्डन कर सकता है, फांसी की सजा से मुक्त कर सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट खत्म कर सकता है। इंडिया में तो है, पढ़े हैं हम लोग। यूएसए से कंपेरिजन कर देना है। आर देयर एनी लिमिट्स इन बोथ द कंट्रीज? स्वाभाविक है, न्यूज़पेपर में आया है प्रेसिडेंट पावर टू पार्डन। व्हाट आर दी प्रीएम्प्टिव पार्डन? ये यूएसए का टर्मिनोलॉजी है। सिमिलर वे में हमको न्यूज से जोड़ना है। 2025 में पूछा है, डिस्कस इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट एंड कंपेयर विद द सेकुलर स्टेट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ये थोड़ा सा डिस्कशन हम किए सेकुलरिज्म में, लेकिन डिटेलिंग जो है वो आपको न्यूज का है। क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोसीजर थ्रू विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस आर इलेक्टेड। अभी मोदी जी कहाँ गए हैं? फ्रांस में। किससे मिले हैं? तो फ्रांस के प्रेसिडेंट से। गिफ्ट भी दिए ना, मेलोडी। प्रेसिडेंट का कैसे चुना गया ये 2022 में पूछ दिया। तो ये तरह का चीजें न्यूज़पेपर में आता रहता है। क्या करता है यूपीएससी? आधा पार्ट फाउंडेशन चैप्टर से और आधा चीज न्यूज़पेपर से जोड़ देता है और क्वेश्चन पूछ देता है मेंस में। ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके नहीं जाइएगा अनलेस यू हैव नॉट रिटन द आंसर बिफोर हैंड। अगर आप पहले से लिख के नहीं जाइएगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि एग्जाम में एक बार में लिख लीजिएगा। समझ गया ना? आपको पहले से लिख के जाना पड़ेगा, लिखा हुआ आंसर ही वहां लिख पाइएगा।
हम लोग खुद एग्ज़ाम लिख के निकाले हैं या हमारे जो स्टूडेंट निकाले हैं उन सबों का एक्सपीरियंस यही है कि सर जो आपने लिखवाया वो क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा से लिख लिए, जो हम वहाँ बनाने गए आंसर गड़बड़ आ गए सर। तो जो लिखा हुआ आंसर वहाँ जाता है वही लोग सिलेक्शन लेते हैं। तो आपका तरीका क्या है कि कोई आदमी आपको न्यूज़पेपर पढ़ाए, इसके साथ इसको जोड़े और फिर इसको आंसर लिखवाए, तभी आपका तरीका बनेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन हम इसको पढ़ लेते हैं, अब पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बीच दुनिया के और कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेरिजन कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ ऑफ स्टेट है। ये बोलता है गवर्नमेंट कैसे ऑर्गेनाइज करता है और रिलेशनशिप स्टेट और सिटीजन में क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के 3 मेजर डिविजन्स होते हैं, मेजर डायमेंशंस होते हैं। एक लीगल है, मतलब कि सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स वगैरह जो मिला हुआ है। पॉलिटिकल है कि पावर कैसे सेंटर में और स्टेट में बटेगा। सोशल कल्चरल है कि आपके वैल्यू, आपका प्रिंसिपल, सोशल आइडियल्स क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, जब चाहो तो थोड़ा बहुत सिचुएशन के आधार पर बदल दो। चेंजिंग नीड्स के हिसाब से अमेंडमेंट की ज़रूरत है। तो 368 आर्टिकल पढ़ा है आपने। डिफरेंस क्या है भाई? तब जैसे कि हमारे यहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो नहीं है ना, कि सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट। सिटीजन तो डायरेक्टली नहीं पार्लियामेंट में बैठ कर नियम बना रहे हैं। ये कब कहाँ था? तो एंशिएंट एथेंस में था, वैशाली गणराज्य में रहा होगा या नहीं था। यहाँ पर यहाँ ओलिगोआर्की था। वैशाली में जो डेमोक्रेसी था ओलिगोआर्की था। ओलिगोआर्की मतलब एक खास परिवार लिच्छवी का, उनके 40 कुनबे थे, उनमें से चुनाव होता था। पूरे गणराज्य के सभी लोगों का चुनाव नहीं होता था। उस समय ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही कास्ट रहा होगा, और भी कास्ट रहे होंगे, उनको नहीं, खाली क्षत्रिय क्लान के लिच्छवी क्षत्रिय वो लोग करते थे, आपस में चुनते थे। ओलिगोआर्की था। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंशिएंट एथेंस एक एग्जाम्पल है, एथेंस में, ठीक, ग्रीस में। रिप्रेजेंटेटिव हमारे यहाँ है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। वो विधानसभा में, स्टेट में बैठते हैं, चाहे पार्लियामेंट में बैठते हैं। इंडिया, यूएसए, यूके। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। अगर कोई आपसे पूछे वर्ड, इंडिया में एक वर्ड है रिपब्लिक, इसका क्या मतलब है? हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड। हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। यूएसए में क्या है? डायरेक्ट है, थोड़ा अंतर है। तो ये जो है फ्रांस में है, जर्मनी में है, ये सब जगह प्रेसिडेंट होते, रशिया में है। इंडिया इज ए रिपब्लिक, प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। मोनार्की, एक किंग और क्वीन रहता है और हेरिडिटरी होता है। 2 तरह का मोनार्की है। एब्सोल्यूट मोनार्की मतलब कि राजा ही कानून बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ब्रिटेन में कि ठीक है, प्रेसिडेंट की तरह नहीं है, आप रहिए, हेरिडिटरी रहिए, लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशनल रबर में स्टैंप है। सिंबॉलिक है, नॉमिनल हेड है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की कहाँ है भाई? तो यूनाइटेड किंगडम में है, याद रखिएगा। जापान में है, कनाडा में है, ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। डिक्टेटरशिप, ऑथोरिटेरियन, डिक्टेटर बन गया, पावर जो है कंसंट्रेट होता है एक आदमी या उसके ग्रुप के ऊपर में, सिंगल लीडर। पॉलिटिकल फ्रीडम लिमिटेड है, इलेक्शन होता भी है तो फ्री और फेयर नहीं होगा, अपनी मनमर्जी से करा लेगा। मीडिया और अपोजिशन को कंट्रोल करता है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप कॉमन है, बांग्लादेश में हुआ भी था, बर्मा में भी हुआ था। कम्युनिज्म, सिंगल पार्टी डोमिनेंस, कम्युनिस्ट पार्टी ही रहेगा। ज़्यादातर इकोनॉमी किसके पास है? स्टेट के कंट्रोल में है। रिसोर्स एंड प्रोडक्शन बड़ा इजी है, मतलब कि डिफिकल्ट नहीं है, मतलब हार्डली 2-4 ही पॉइंट इसमें है जो पढ़ने लायक है। तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे लंबा है। तो इंडिया
यूएसए, जापान, कनाडा लेंदिएस्ट है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन यूनाइटेड किंगडम में है। फेडरल मतलब स्टेट को भी पावर दे दिया, सेंटर को दिया। इंडिया में है, लेकिन हम क्या बोलते हैं इंडिया को? क्वासी फेडरल। फेडरल का क्या डिफिनेशन है? ये 5-6 है, याद रखिएगा। 5-6 नहीं, पूरा याद रखिएगा। एग्जाम्पल फेडरलिज्म का ये है। यूनिटरी सिस्टम का मतलब है स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, रेसिडुअली पावर विद दी सेंटर। इंडिया में कुछ हद तक ये भी है। लोकल गवर्नमेंट भी सेंट्रल अथॉरिटी, पंचायत के ऊपर भी सेंटर का ही कमांड रहेगा। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान में स्थिति है, देख लीजिएगा। इंडिया में क्या फेडरल फीचर है और क्या आपका नॉन फेडरल फीचर है, दिया हुआ है यहाँ पर, याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, ये पढ़ाया हुआ है आपको। फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन न फ्लेक्सिबल है न रिजिड है, हाँ करीब करीब फ्लेक्सिबल ही है। तो यूनाइटेड किंगडम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस, जापान, इंडिया का पोजीशन क्या है? पार्टली फ्लेक्सिबल, पार्टली रिजिड। ज़्यादा फ्लेक्सिबल है क्योंकि आर्टिकल 368 है हमारे पास। खाली यही है ना कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज करोगे, बाकी तो फ्लेक्सिबल ही है। पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री है कि नहीं? प्रेसिडेंशियल जो है वो एग्जाम्पल इंडिया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म कहाँ है? प्रेसिडेंट रियल है, फिक्स टेन्यूर है, यूएसए में जैसे है। इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम का ये सभी आपके की पॉइंट्स है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ। ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम का थोड़ा सिस्टम अलग है। तो ये जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है वहाँ पर राजा, रियल एग्जीक्यूटिव जो है प्राइम मिनिस्टर ही होता है। फ्रांस में क्वासी प्रेसिडेंशियल है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए पूछ दिया कभी, है ना, कि फ्रांस में प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। पूछा है ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए पूछा है, क्योंकि जानना चाहिए लोगों को, न्यूज में आता रहता हमेशा कि फ्रांस में प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली इलेक्टेड है। प्रेसिडेंट इज पावरफुल, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुन देता है प्राइम मिनिस्टर को। जस्ट अपोजिट है कि नहीं है? अब फ्रेंच पार्लियामेंट हैज लिमिटेड लॉ मेकिंग पावर, पार्लियामेंट को पावर नहीं है। फ्रांस अलाउज द प्रिंसिपल ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव पावर, प्रेसिडेंट का पावर बहुत ज्यादा है। क्लियर है ना? यूएसए का प्रेसिडेंट, ये थोड़ा सा देख ही लीजिए, प्रेसिडेंट 4 साल के लिए हेड ऑफ द स्टेट भी है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है, दोनों है। मतलब समझो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिलाइए के प्रेसिडेंट है वो। प्रेसिडेंट कैन बी री इलेक्टेड, लेकिन एक ही बार, एक बार चुना गया दोबारा आ सकता है। प्रेसिडेंट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डिसॉल्व नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू कांग्रेस, प्रेसिडेंट इज मोर पावरफुल देन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड, बहुत मुश्किल है प्रेसिडेंट को हटाना, खाली चोरी चमारी किया हो, घूसखोरी किया हो तभी हटाएंगे। तो प्रेसिडेंट जो स्टेबिलिटी है, और वाइल द पार्लियामेंट्री सिस्टम नोन फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेसिडेंट में स्टेबिलिटी ज्यादा है, पार्लियामेंट में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो जाता है। कनाडा और जापान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और ये जो है मोनार्की वहाँ है, लेकिन मोनार्की को भी रिप्रेजेंट करता है गवर्नर जनरल। रियल एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है। जापान में डाइट कहते हैं इसको, तो डाइट में है प्राइम मिनिस्टर चोजन बाय द डाइट एंड अपॉइंटेड बाय द एम्परर। ये भी यहाँ पे नॉमिनल हेड होता है। रिपब्लिक वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, तो समझ ही रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की मतलब काम का नाम का। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, एक फिलोटिकल फिलोसफर है मोंटेस्क्यू, नाम याद रखना, एशिया में काम में आता है। क्या नाम है? मोंटेस्क्यू। ये आपको पढ़ना है, मोंटेस्क्यू का लिखना है एक छोटा सा, क्योंकि आएगा एथिक्स में, फिर आएंगे मोंटेस्क्यू। कहाँ आएंगे? एथिक्स में। या पॉलिटिकल थ्योरी एक चैप्टर हम पढ़ाएंगे एशिया लिखने के लिए। क्या लिखने के लिए? एशिया लिखने के लिए। ये किताब है क्लास 11 का, एनसीईआरटी का।
बहुत इंपॉर्टेंट किताब है एसे राइटिंग के लिए, ठीक है ना, पॉलिटिकल थ्योरी। इसको समझ लीजिएगा तो एसे का 3-4 पैराग्राफ तो यहीं से आ जाएगा, समझ गए ना। ऐसे लिखना है बिहार में, बीपीएससी में चाहे यूपीएससी में, यहाँ से कंसेप्ट जरूर आएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मोंटेस्क्यू ने क्या बोला था कि 3 पावर है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, यही ना बोला था। इंडिया का पोजीशन तो ठीक है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी, इस पर तो काफी सारे केशवानंद भारतीवर्ती केस आप पढ़िए चुके हो, बहुत सारा, ठीक है ना। ये देख लीजिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वर्सेस प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, व्हाट इज प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ये फ्रेज याद रखिएगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, ये चेक्स बोथ। पहला कि वेयर देयर इज ए लॉ, वेयर द लॉ इज फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल, कि क्या लॉ है कि नहीं, लिखा हुआ है कि नहीं, और लॉ सही है कि नहीं। तो जुडिशियरी का पावर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि लॉ लिखा हुआ है और सही है और लिखा हुआ है, काम में है, तो भाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा। ये यूएसए में है। हमारे यहाँ जो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है। कैसे है? जैसे आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 बोलता है आपका राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है। आपको इसके अंदर में डाल दिया राइट टू एजुकेशन, ठीक, डाल दिया आपके अंदर, इसके अंदर में। लेकिन मान लिया नहीं पढ़िएगा या नहीं पढ़ाएगी स्टेट, या स्टेट आपको पढ़ाई से डिप्राइव्ड कर दिया, स्कूल से बोला बाहर जाओ टीचर, तो ये तो प्रोसीजर में तो हम आ सकता है। ये प्रोसीजर है कि नहीं है? ऐसा प्रोसीजर तो है। ये राइट के अंदर में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। इट मीन्स दैट पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ओनली अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर लेड डाउन बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेज नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, है ना। तो कुछ तो प्रोसीजर रख दिया है कि इसका एक्सेप्शन क्लॉज बन जाएगा। तो भाई इस बात को लेके इंदिरा गांधी, मेनका गांधी कोर्ट में गई, बोले कि ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। भारत के संविधान में ड्यू प्रोसेस नहीं है। जब ये दिया हुआ है लाइक ए राइट टू लाइफ, उसके अंदर में राइट टू फूड लाने की बात है कि लोगों को खाना मिलना ही चाहिए, भूखे कोई आदमी मरना नहीं चाहिए। लेकिन कोई आदमी भूखे मर जाएगा तो सरकार जिम्मेदारी कहाँ ले रही है? कोर्ट तो जिम्मेदारी नहीं ले रही है। इट इज द ड्यूटी। लेकिन केस हुआ है कि कोई एक लड़की, झारखंड में बहुत पहले की बात है, बेचारी को चावल नहीं मिला राशन से, और भात भात कहते कहते लड़की मर गई, भात मिल जाए। तो इस तरह के केस के लिए मेनका गांधी ने बड़ा सही बोला है कि बोला कि भाई इस केस को तो कुछ करना चाहिए, ऐसे थोड़ी चलेगा कि आप प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कर देते हैं। तो इसमें दिया कि नाउ द प्रोसीजर मस्ट बी फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। सो इंडिया हैज प्रैक्टिकली अडॉप्टेड मेनी एलिमेंट्स ऑफ ड्यू प्रोसेस। इसीलिए भारत में ड्यू प्रोसेस की बात हुआ, कैसा नहीं कोई भात भात कहते मर जाए, उसके लिए जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। वो कम से कम एमओ जो है, जो मार्केटिंग ऑफिसर या जो राशन को जो देखता है, ब्लॉक में एक अधिकारी है, बोले थे ना ब्लॉक में सब अधिकारी से मिलिएगा, तो ब्लॉक का एक अधिकारी है जो राशन देखता है, तो एमओ नाम है उसका, है ना, एमओ कहते हैं उसको। तो एमओ को दिया हुआ कि कोई आदमी अगर ऐसा गड़बड़ हुआ तो तुमको टांग देंगे, है ना। तो एमओ को रिस्पॉन्सिबल किया गया है। सिटीजनशिप, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है। सिटीजनशिप का कंडीशन आप पढ़े ही है। अदर कंट्री में अलग अलग पोजीशन है। यूके में डुअल सिटीजनशिप अलाउड है, यूएसए में डुअल नेशनलिटी मतलब स्टेट का भी, हाँ, फ्रांस में डुअल सिटीजनशिप, जर्मनी डुअल सिटीजनशिप अलाउड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। रूल एंड पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट यूएसए का अभी आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इजी है, उसी से समझ में आ जाएगा। जर्मनी का
फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पहले भी डिस्कस किया है, इमरजेंसी प्रोविजंस डिस्कस किया हुआ है। तो हमें लगता है कि ये जो पॉइंट, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर को थोड़ा प्यार से ध्यान से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। क्योंकि हम क्या बात करते हैं, एक ही किताब को बार बार रिवाइज करने की बात करते हैं। हम आपको बोलते ही हैं कि एक ही किताब बार बार रिवाइज कीजिए। किताब में जगह है, वहीं लिख लीजिए कि कुछ न्यूज में आया है तो न्यूज में उसके आधार पर क्वेश्चन बना लीजिए, उसके आधार पर क्वेश्चन लिख लीजिए, सो दैट कि मेंस का क्वेश्चन आप जितना लिख लीजिएगा, पीटी निकालना उतना आसान हो जाएगा। अगर मेंस का क्वेश्चन लिखने का प्रैक्टिस नहीं करते हैं आप लोग तो पीटी भी डिफिकल्ट है, पीटी में बहुत कंफ्यूजन होगा। तो क्या करना है, मेंस का क्वेश्चन आंसर लिखना है। कैसे क्वेश्चन आंसर लिखना है, हमारा एक वीडियो है जो बताए हैं कोलिजियम सिस्टम पे, कितना सिंपल इस ढंग में लिखा हुआ है, बहुत सिंपल ढंग से लिखा हुआ है। उसका इंग्लिश का स्टैंडर्ड 8वां क्लास से तो ऊपर नहीं है। 8th क्लास का इंग्लिश पढ़ लीजिए, यूपीएससी के लायक इंग्लिश हो गई आपकी। उससे ऊपर इंग्लिश नहीं पढ़ना है, लेकिन कायदे से 10th क्लास तक तो इंग्लिश पढ़ा होना चाहिए, है कि नहीं? और उतना ही इंग्लिश में काम चल जाता है। 10th क्लास का अगर हिंदी लिखना आता है तो यूपीएससी का हिंदी आप लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा लैंग्वेज का रोल नहीं है वहाँ पर। तो लेकिन हाँ, एक बड़ा भारी प्रॉब्लम ये है कि अगर न्यूज़पेपर की इंग्लिश नहीं समझ में आती है तब आप प्रेजेंट कैसे कीजिएगा? तो न्यूज़पेपर का तो इंग्लिश समझ में आना चाहिए और उसका लेवल थोड़ा हायर होता है, समझ गए ना? तो प्रैक्टिस क्या आएगा, मैट्रिक पास करते ही बच्चों को चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दे, ताकि ग्रेजुएशन करते करते वो न्यूज़पेपर पढ़ना समझ जाए। सही बात है कि नहीं? अगर बच्चा लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड 10th क्लास तक के इंग्लिश को पढ़ लेता है तो न्यूज पढ़ने के कैपेबल हो जाता है। सही बात है कि नहीं? और कहानी खुद से लिख लेता है और उसको मुजबानी बोल लेता है, उसी कहानी को जो पढ़ा है, तो इंग्लिश बोलने का कैपेबिलिटी आ जाती है। सही बात है कि नहीं? तो यही है फॉर्मूला, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है। ठीक है ना? ओके।